बेहतर है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू EMRS इंदौर। टुडे वी विल लर्न clauses. Okay, noun clauses, adverb clauses of time and condition, and relative clauses. Okay, clause क्या होता है? clauses is a group of word. Okay, शब्दों का एक समूह that include a subject and a verb. तो अब आप पूछेंगे सर सेंटेंस में भी होता है वो तो ग्रुप ऑफ वर्ड, उसमें भी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी वर्ब होता है। हम एक सिंपल सेंटेंस को भी क्लोज कह सकते हैं। ओके, इट मे बी अ सेंटेंस आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे हमने आगे बताया भी इट मे बी अ सेंटेंस, है ना, इट मे बी अ सेंटेंस आर या द पार्ट ऑफ सेंटेंस, उस सेंटेंस का एक भाग हो सकता है। देर आर 3 काइंड ऑफ क्लॉजेस। कैसे, कौन कौन से बेटा? हमको ये याद रखना चाहिए। नाउन क्लॉज है ना, नाउन होता है, हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। एडवर्ब है ना, एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉज जो किसी चीज़ से हमको रिलेट करता है ना, तो वो जो क्लॉज होता है वो किसी से रिलेट करता है ना। एडवर्बियल जो किसी चीज़, जो क्लॉज हमको कोई विशेषता को बताता है। ठीक है, तो हम ये 3 चीज़ें है ना, मेन बताया हमने। देर आर 3 काइंड ऑफ क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेस, एडवर्बियल क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस। ओके बेटा, तो देखिए हम रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब हम इसको पढ़ के समझते हैं कि किस प्रकार से। तो नाउन क्लॉजेस, तो नाउन क्लॉजेस आई होप है ना, ये कौन, ऐसी आशा करता हूँ मैं, दैट आई शैल पास। तो किसकी बात हुई यहाँ? ये है आपका नाउन क्लॉज। कैसे? आई शैल पास, ऐसा तो नाउन क्लॉज हो गया। सी नोज है ना, अगर हम बात करें सी नोज तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, नोज भी है, वर्ब भी है। तो सी नोज, तो ये नाउन कैसे बताएगा? व्हाट आई वांट। सी नोज, वह जानती है, व्हाट आई वांट। तो ये देखिए आपने इटैलिक फॉन्ट में, तो ये जो क्लॉज है यहाँ पर, ये क्लॉज है। व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट, ये क्लॉज है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का एक भाग है ना। तो व्हाट आई वांट, तो क्वेश्चन हो गया व्हाट आई वांट। सी नोज व्हाट आई वांट, ये नाउन क्लॉज। द अंडरलाइन वर्ड आर नाउन क्लॉजेस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये एक उस सेंटेंस का, हमारे ए और बी है उनका क्या है, एक पार्ट है, भाग है। ओके, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो क्या है? नाउन क्लॉजेस है। ठीक है, क्योंकि नाउन है यहाँ पर। अब द नाउन क्लॉजेस आंसर द क्वेश्चन व्हाट। जो नाउन क्लॉजेस है ना, वो उसका आंसर देता है व्हाट का, है ना। तो जैसे कि व्हाट आई वांट, यहाँ इसका आंसर नाउन क्लॉज दे रहा है क्या? सी नोज, सी नोज, वो जानती है। व्हाट आई वांट मतलब व्हाट का आंसर यहाँ दे दिया ना इसने। देखिए द नाउन क्लॉज आंसर द क्वेश्चन। जो नाउन क्लॉज है व्हाट आई वांट, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? सी नोज, वो जानती है। इसका आंसर व्हाट का आंसर आ गया ना बेटा। योगिता बेटा, व्हाट का आंसर आ गया यहाँ पर, व्हाट आई वांट। यस, तो क्या आंसर आया? सी नोज, वो जानती है। यस, द ओके दैट क्लॉज फॉलोइंग द मेन क्लॉज, है ना, ये मेन क्लॉज को फॉलोइंग करते हैं। आई होप इज आल्सो नाउन क्लॉज। ओके, जस्ट एज व्हाट आई वांट। इस प्रकार से इज नाउन क्लॉज विच फॉलो द मेन क्लॉज। ओके, सीनोस, इस प्रकार से इसमें भी सीनोस। ठीक है, तो ये फॉलो करता है। नाउन क्लॉज बिगिन विद द फॉलोइंग कनेक्टिव्स, है ना, ये कनेक्टिव्स होता है, इससे नाउन क्लॉज प्रारंभ होता है। देखिए यहाँ पे भी प्रारंभ व्हाट आई वांट। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउंस में व्हाट, विच, हु, whom, whose, इस प्रकार से, तो ये प्रोनाउन में आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन ये देखिए आई के पहले क्या लगा हुआ है? व्हाट। ठीक है, एडवर्ब में क्या था? व्हेन। ठीक है, व्हेन, अगर एडवर्ब है तो उससे पहले व्हेन आ जाए, वेयर आएगा, व्हाई, हाउ,
कंजंक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए, आई होप दैट आई शैल पास। देखिए यहाँ पर कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन है जो जोड़ता है, कि एज अ ग्लू, ग्लू जब हम कोई चीज़ को जोड़ना है तो ग्लू का यूज़ करते जोड़ देते उसको लगा के, ठीक है। तो ऐसा ही काम करता है ये भी। तो ये कंजंक्शन है, ये होता है इफ दैट वेदर। तो यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पर दैट लगा हुआ है, एक कर्सर दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को। ये मैं इसमें चलिए एक मार्कर ले लेता हूँ। ओके, ये रेड कलर का लिया। तो देखिए यहाँ पर ये आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये वाट लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ये कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल हम आगे देखेंगे इसको, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा। आज तो बहुत जो क्लॉजेस है ना, बहुत उसमें है ज़्यादा है आज हमारा कंटेंट। तो हम चाहते हैं कि आपका जैसे कि अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी व्हाट वी हैव डन, ठीक है। ये एग्जांपल में आ गया, इससे पहले नाउन के पहले व्हाट, तो व्हाट लग गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर हमको मिल रहा, व्हाट वी हैव डन, यू कैन सी, इसका आंसर है ये देखिए यहाँ पर। इसी प्रकार कैन यू टेल मी हु हैड डन इट, हु हैड डन इट, तो हु हैड डन इट का आंसर कैन यू टेल मी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। आई डोंट नो विच बुक ही हैज बॉट, आई कांट से हु, आई शुड बिलीव। इस प्रकार से आई कांट टेल यू व्हेन ही विल कम, प्लीज टेल मी व्हाई ही इज ऑलवेज लेट। इस प्रकार से बेटा। तो कुछ नेक्स्ट वाला हम देख लें, फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉजेस कैसे काम करेगा भाई। फंक्शंस है इसके, कुछ फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉजेस। तो नाउन क्लॉजेस, नाउन क्लॉज फंक्शन लाइक नाउन्स, है ना, आपने नाउन्स पढ़े हैं ना। तो आर नाउन फ्रेज। अब फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, ये सब आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। फ्रेज में जो होता है बेटा अपना जो क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन नहीं होता सब्जेक्ट और वर्ब में, ठीक है। फ्रेज होता है, मीनिंग नहीं निकलता उसका सेल्फ, और जो हमारा क्लॉज होता है उसमें नाउन और वर्ब होता है और वो एक मीनिंग निकलता है, लेकिन वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, या फिर वो एक सिंपल सेंटेंस के रूप में भी अपना एक मीनिंग देता है, एक मीनिंग देता है बेटा, है। ये इंडिपेंडेंट होता है ना। और जो होता है आगे हम बात करेंगे, जिसका मीनिंग नहीं निकल पाता वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब किसी और पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट मतलब वो स्वयं होता है, अपना एक मीनिंग देता है कोई सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो हम क्लॉज को भी कह सकते हैं, क्लॉज को भी, क्योंकि वो भी एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, ठीक है। उसका एक वर्ब होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, और वो जो उसका एक मीनिंग निकल आता है, ठीक है बेटा। अब फ्रेज में ऐसा नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन नहीं होता सब्जेक्ट के साथ वर्ब का, या फिर उसमें मिसिंग होता है वर्ब या सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो फ्रेज कहलाता है। और सेंटेंस तो आपको पता है, सेंटेंस फुलफिल होता है, वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, उसका फुल मीनिंग होता है एक सेंटेंस का बेटा, ठीक है बेटा। तो उसको हम सेंटेंस, ओके, वी कॉल इट सेंटेंस। दे कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए किसकी बात हो रही है, फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉजेस के फंक्शन, नाउन क्लॉजेस फंक्शन लाइक नाउन्स आर नाउन फ्रेज। दे कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं नाउन। नाउन मतलब क्या, संज्ञा। संज्ञा में हम नाम भी रख सकते हैं, उसकी जगह है ना, ले सकते कुछ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट कैसे, व्हाट यू सेड सरप्राइज मी, व्हाट यू सेड सरप्राइज मी। देखिए इसके पहले लगा, तो ये फंक्शन कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में। दैट he would come is seemed unlikely, when she will come in uncertain, है ना। when she will come is uncertain, कब आएगी वो, यह निश्चित है क्या, अनसर्टेन है यहाँ से, इज अनसर्टेन, ठीक। इस प्रकार से तो ये फंक्शन उसका, हाउ ही क्रॉस द बॉर्डर इज अ मिस्ट्री। कैसे वो आ जाते हैं ना,
टेरर आ जाते हैं, हमारा इंट्रूडर आ जाता है, इंट्रूडर जो घुसपैठिए होते हैं वो आ जाते हैं। तो हाउ ही क्रॉस द बॉर्डर इज अ मिस्ट्री। इस प्रकार से तो ये सब्जेक्ट है बेटा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेज दैट ही विल हेल्प मी। ओके, इस प्रकार से लेंगे। आई डोंट नो हु गैव हिम हिज एडवाइस, इस प्रकार से। अब कॉम्प्लीमेंट है ना, आप के साथ में भी कभी कभी ऐसा होता है, और बिलीव इज दैट ही विल हेल्प अस, ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, ठीक है। और बिलीव, हमारा ऐसा मानना है, इज कि ये ग्लू का काम कराया, दैट कम ही विल हेल्प अस, कॉम्प्लीमेंट हो गया उसमें। दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यह है वह जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेयर शी वर्क, यह है ना, या यह वो जगह है ना, वेयर शी वर्क, जहाँ वो कार्य करती है। द प्रॉब्लम ऐसा, दिस इज मतलब ये प्लेस भी ले सकते हैं हम, है ना, वहाँ प्लेस की बात यहाँ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं दिस इज वेयर शी वर्क, तो एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात है यहाँ पर। द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन क्रॉस दिस रिवर, ठीक है, ऐसा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कई बार हम उसके पहले उसकी पोजीशन बता दें। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से, व्हाट द टीचर से, यहाँ पर है ना, आपको बोला जाए ऐसा तो आप, ये आप पे भी लागू होता है ना। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से, तो ये सब्जेक्ट के पहले आ गया आपका, है ना। अब देयर इज नो कंप्लेंट एक्सेप्ट दैट ही कम्स लेट, कोई दूसरी इसकी कोई कंप्लेन नहीं है सिवाय एक्सेप्ट कि ये लेट आता है, कंप्लीट करता, होमवर्क भी कंप्लीट करता है, इसका असाइनमेंट प्रोजेक्ट है ना सब, और इसका स्कोर भी, बस एक किस्म इसकी कंप्लेंट है, क्या है ये बताता ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। ओके बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कॉम्प्लीमेंट में क्या, आई एम नॉट श्योर वेयर ही हैज गॉन, ठीक है। अब ये बता दिया उसने कॉम्प्लीमेंट किसके लिए, एडजेक्टिव। आई एम नॉट श्योर वेयर ही हैज गॉन, दे आर कॉन्फिडेंट, ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है ना, दैट दे विल फाइंड आउट द थीफ, ये उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना उसका। ओके, इट इज डाउटफुल वेदर शी विल रीच इन टाइम। अब ऑब्जेक्ट ऑफ एन infinitive, object of an infinitive, she wants to know what is going on here, है ना, यहाँ क्या हो रहा है यह वह जानना चाहती है। तो यह ऑब्जेक्ट ऑफ एन infinitive, he came to see that he was mistaken, okay, she want to ask if, ये भी इसके सब्जेक्ट के पहले आया, if हमने बात करी, I could help her, okay, in opposition to a noun, तो noun plus noun clause, ठीक है। तो noun clause हमने देखे थे, noun clause किस प्रकार से, noun plus noun, the rumor, rumor है ना, एक अफवाह, that he was killed is true, ठीक है, he was killed is true, तो ये noun plus नाउन क्लॉज हो गया ना, was killed, he was killed is true, तो ये एक अफवाह, तो डेट से हमने इसको जोड़ा है। द आइडिया, देखिए आइडिया की बात है, द आइडिया दैट वी शुड सेट अप अ फैक्ट्री शुड बी परस्यूड, ठीक है, ये एक आइडिया है कि हम परस्यूड मतलब जारी रखना कोई कार्य को, इस प्रकार से, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्री को सेटअप करने की। द फैक्ट दैट ही हैज फेल्ड सरप्राइज हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल, कैसे, थिंकिंग दैट ही वुड डाई, थिंकिंग दैट ही वुड डाई, ये कॉमा लगा बेटा यहाँ, दे टूक हिम
टू अ हॉस्पिटल। यह उसकी एक सोच है कि वह एक स्टोरी पढ़ी थी ना हमने, जिसमें क्रीपर्स होते हैं, उसमें लीव्स होती है, वो लीव्स सारी जब गिर जाएगी तो वो ऐसा मानती कि मैं भी तब मर जाऊंगी, लेकिन एक पेंटर होता उसने एज इट इज लीव बना दी उसकी विंडो के सामने। ठीक है, तो वो ऐसा ही एक सेंटेंस है, मैं तो एग्जांपल दे रहा था बेटा। अपन हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो थिंकिंग दैट ही वुड डाई दे टूक हिम टू आ हॉस्पिटल ना, वो भी ऐसे इसी विचार के कारण तो वो बेचारी बीमार रहती थी। ठीक है, लेकिन जब उस पेंटर ने एज इट इज़ बना दी और हमेशा उसको हरी भरी दिखाई दी तो वो फिर नहीं मरी थी। लेकिन बेचारा पेंटर जो बारिश में बनाया था उसने, उसलिए उसको निमोनिया हो गया था और वो बेचारा मर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल द थिंकिंग दैट ही वुड डाई, ऐसा उसका सोचना कि वो मर जाएगी। दे टुक हिम टू अ हॉस्पिटल। ठीक, इस प्रकार से होता। होपिंग दैट दे वुड विन दे फेल्ट ओवर जॉय। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ओवर जॉय भी हो जाता है, ऐसा सोचते हैं हम ही जीतेंगे, ऐसा कर। अब एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, एडवर्बियल क्लॉजेस होते हैं ना, देख कैसे होते हैं एडवर्बियल। तो ये होता है द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ the adverbial clause of condition in is introduced by if, unless। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है, इससे इंट्रोड्यूस बाय इफ, अनलेस, वेदर। ठीक है, कई बार हमारे सेंटेंस में आते हैं इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, ये एडवर्बल हो गया। ठीक है ना, विशेषता बता रहा ना क्लॉज। तो यू विल कैच द ट्रेन, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है इटैलिक फॉन्ट में, इफ यू रन फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दे दी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन दे दिया इफ यू रन फास्ट। तो इस हमारे जो क्लॉज है यू विल कैच द ट्रेन, यू विल कैच द ट्रेन। अब कैसे पहचानोगे भाई, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्योंकि इस क्लॉज की ये कंडीशन दे दिया, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़े तो कर लोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दिया, क्लॉज के लिए एडवर्बल क्लॉज है ना। इस जो क्लॉज है इसकी विशेषता बता रहा है कि ये एक कंडीशन दे दिया, तो ऐसा कंडीशन हमारे सामने दे दिया, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके, सॉरी नीचे चला गया, अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके बेटा, यू विल नॉट पास, ये कंडीशन दे दिया। द अंडरलाइन वर्ड इन द above sentence form the adverbial clause of condition। ओके, ये adverbial clause of condition। A conditional clause is a subordinate clause, सबऑर्डिनेट होता है ना जो दूसरे पे डिपेंड करता है। यू विल नॉट पास है ना, एक अब इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड हो गया है, यहाँ कंडीशन वाले पे। ठीक है, सबऑर्डिनेट हो गया ये क्लॉज एंड एक्सप्रेस एंड एक्शन। ठीक, तो इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो हम तो पूरा इसका मीनिंग आ रहा है, तब जाके ये मीनिंग फुल हो रहा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो पहली चीज़ तो ये यू विल नॉट पास, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है हमारे पास इसमें बेटा, देखिए सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब भी है हमारे पास में, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, लेकिन पूरा मीनिंग निकल रहा है कि इसके साथ में एक ये चाहिए हमको, इंडिपेंडेंट कुछ चाहिए। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करो, यू विल नॉट पास। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट है इसका, है ना, इस ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, यू विल नॉट पास, इसके साथ में ये लगा हुआ हमारा कंडीशनल। द कंडीशनल क्लॉज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखिए किस प्रकार के कंडीशंस होते हैं, कंडीशनल क्लॉजेस आर द फॉलोइंग टाइप्स। कैसे होते हैं कंडीशनल क्लॉजेस के, कितने टाइप्स हुए, इन ओके, इन एंड इफ क्लॉजेस। इफ लगा हुआ हमने ऊपर देखा था, इफ ओके,
clauses referring to a likely or possible situation in the future. ठीक है, इफ यदि ऐसा होगा तो, है ना, तो ये क्या होता है, सिचुएशन इन द फ्यूचर. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, द फ्यूचर टेंस इज यूज इन द मेन क्लॉज. ओके, इसके मेन क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. ओके, तो इसका मेन क्लॉज था यू विल कैच द ट्रेन. देखिए, यू विल कैच द ट्रेन, ये मेन क्लॉज. तो फ्यूचर टेंस यूज किया है इसमें हमने. इफ, ये हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया इसमें इफ के साथ में. रन, यू रन फास्ट. ठीक है, ओके. और मेन क्लॉज में हमने फ्यूचर का टेंस का यूज किया है. तो दोनों चीज हमारे सामने है. देखिए, इफ इट रेन्स वी विल गो इंडोर. आया बात समझ में, वी विल गो इंडोर. इसके साथ में हम ये जोड़ दें इफ इट रेन, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, कंडीशनल. इफ इट रेन, ये कंडीशन हो गई. वी विल गो इंडोर, हम अंदर चले जाएंगे. जनरली द मेन क्लॉज हैज द फॉर्म shall, will, may, can, must, first form of the verb. Okay, if she work hard she will pass. इस प्रकार, if you request me I shall help him, help you, help them. Okay, if you need a pen you can talk me mine. इस प्रकार से, if you want to go get good marks you must work hard. ओके, इस प्रकार से बेटा, तो हम ये इस प्रकार से होता है. अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, इन एन इफ क्लॉज referring to a condition that always has the same result. Okay, the simple present is used, the simple tense is used in the main clause. 2, मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट. हमने ऊपर कहा था कि मेन क्लॉज में क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा. तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. इफ द इंजन गैस टू हॉट, यदि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इट स्टार्ट टू स्मोक, तो यह क्या करता है, बहुत ज़्यादा धुआं देता है. ओके, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट. ओके, इट मेल्ट. तो दोनों में हमारे यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, हमने यही बात इसमें कही. इन एन इफ clause referring to a condition that always has the same result. सेम रिजल्ट बताता है ना. जब भी कि अगर इंजन गर्म हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा धुआं देता है. तो ये हमेशा ऐसी कंडीशन होती है ना. तो यहाँ पे इफ़ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी गर्म करते हैं, इट वेपरेट्स, ये उड़ जाता है भाप बन के. तो ये तो ऑलवेज होती है ना भाई, आप डेली रूटीन में भी देखते हैं. तो ओके, नेक्स्ट है थर्ड नाउ. इफ अ कंडीशनल क्लॉज रेफर टू एन अनलाइकली और इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज. ठीक है, कैसे, इन द मेन क्लॉज वी यूज शुड, could, might, would, etc. and first form of the verb. देखिए यहाँ एग्जाम्पल, if you ran fast. देखिए, if you ran fast कौन सा टेंस है बेटा, जल्दी से बताओ. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज. ओके, you might catch the train. ओके, ये रहा हमारा might. ठीक. इफ आई वन, ये तब कब करते हैं, जब इफ अ कंडीशनल क्लॉज रेफर्स टू एन अनलाइकली इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द प्रेजेंट, ओके, और फ्यूचर, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड. ओके, इन द मेन क्लॉज वी यूज शुड, कुड, माइट. हमने मेन क्लॉज में यहाँ पर माइट का यूज किया. ओके, यू माइट कैच द ट्रेन. बेटा अनम्यूट योर माइक प्लीज. बेटा, हु इज दिस, यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास. I would tell you, if
आई न्यू द आंसर, ठीक है। इफ आई न्यू द आंसर, ये पास्ट टेंस है तो दूसरे में हमने वुड का प्रयोग किया। इफ अ thief entered your house, okay, past tense, we would you what would you do, ओके। ये इस प्रकार से हो गया। इफ वी आई वर रिच, है ना, यदि मैं हमें ऐसा है, इफ आई वर रिच आई वुड ओपन स्कूल फॉर द पुअर, ठीक, इस प्रकार से। इफ अ कंडीशनल क्लॉज रेफर टू समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, है ना, जो पास्ट में नहीं हुआ। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इन द मेन क्लॉज वी यूज वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ओके, द थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो हम टेंस पढ़ा था तब हमने सीखा। इफ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव पास, ये देखिए वुड हैव, और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हैड आता है जहाँ पर, तो हैड आया है तो वुड हैव कर प्रयोग करेंगे, ओके बेटा, इस प्रकार से। बट व्हेन द मेन क्लॉज इज शुड, ओके, व्हेन क्लॉज इज अबाउट द प्रेजेंट, वुड, कुड, माइट एटसेट्रा विदाउट हैव इज यूज, बिना हैव के यूज कर लेंगे हम कब, द मेन क्लॉज इज अबाउट द प्रेजेंट, प्रेजेंट से संबंधित हो लगभग उससे, तो हम उसमें हैव नहीं लगाएंगे। इफ यू हैड फॉलो माई एडवाइस वी वुड बी होम, ओके, वुड के साथ में हैव नहीं लगाया हमने। इफ अ कंडीशन क्लॉज रेफर टू एन अनलाइकली सिचुएशन इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, ओके, कब की बात, फ्यूचर, वर्ड टू आर शुड फॉलो बाय एन इन्फिनेटिव is sometime used instead of the simple past, है ना, उसकी जगह सिंपल पास्ट भी कभी कभी समटाइम है बेटा। इफ यू शुड मीट हिम टेल हिम टू कम, टेल हिम टू कम, ओके, तो यहाँ पर शूड का प्रयोग किया हमने, ओके। इफ शी वर टू डाई बिफोर यू वुड लुक, ओके, वुड का प्रयोग किया हमने। इफ यू नीड एनी हेल्प रिंग मी अप, ओके, इस प्रकार से। देखिए इफ ओनली इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, ओके, कब यूज करेंगे हम, एक्सप्रेस करना हो हमको विश विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम में, ओके बेटा। तो देखिए कैसे हम इसको देख लें फटाफट। इफ ओनली, ये हो गया, इफ ओनली वी वर रिच, इफ ओनली आई कुड स्विम, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर का, इफ ओनली आई न्यू हर नेम, ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पर इफ ओनली, फिर हम आगे देखते हैं, यूज टू एक्सप्रेस टू विश दैट पास्ट इवेंट हैड बीन डिफरेंट, ये तो फ्यूचर और प्रेजेंट की हो गई, लेकिन ये यहाँ पर पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं हमसे। तो इफ ओनली ही हैड रिमेम्बर्ड टू पोस्ट द लेटर, ओके, यहाँ पे पास्ट की बात हो गई, रिमेम्बर्ड, हैड रिमेम्बर्ड। इफ ओनली आई हैड मेट हर, इफ ओनली ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, ओके। एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ टाइम, टाइम बता देना बेटा, व्हेन, है ना, इसमें आफ्टर, बिफोर, सिंस, तो इसमें टाइम होता है। तो ये बेटा, ये कौन है बेटा, आपके फ्रेंड में से कोई है तो कॉल कर दीजिए प्लीज़, इनको डिस्टर्ब हो रही क्लास, बोल रहे हैं म्यूट करें उसको, माइक को म्यूट करें। एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ टाइम आर यूज टू से व्हेन समथिंग हैपन, तो व्हेन समथिंग मतलब उस कब, है ना, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ओके, something happens by referring to a period of time or to another event, the subordinate conjunction जैसे कि after, ठीक है, before, since, when, while, whenever, till, as, etc etc are used। देखिए कैसा, I arrived,
आफ्टर ही हैड स्टार्टेड। ठीक है, कहाँ यूज किया हमने, ये हो गया आपका एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम आफ्टर में कब आया, ही हैड स्टार्टेड, जब वह उसने कर स्टार्ट कर दिया था, हो सकता है स्पीच स्टार्ट कर दिया, कोई कार्य करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो ही हैड स्टार्टेड, वह प्रारंभ कर चुका था, है ना, तब में आया, उसके बाद में आया, आफ्टर। ओके, इस प्रकार से तो ये क्या हो गया आपका एडवर्बल क्लॉज हो गया यहाँ पर। तो ये जो क्लॉज है आपका ये बता रहा है, ठीक है, कब, एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आपकी 10th 12th की एग्ज़ाम जो होती है ग्रामर की, उसमें अक्सर ये आता है, ये आपको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, आपको कह दिया, या फिर ये छोड़ दिया जाता है, या फिर ये वाला छोड़ दिया जाता है, फिर फिल इन द ब्लैंक में एडिटिंग में आ जाए, कहीं पे भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपको तो करना है, चाहे एडिटिंग में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, या आपको एमसीक्यूज में दे दे इस प्रकार से, या फिर आपको पहचानने के लिए दे जाए कि ये बताइए आपका कौन सा है, ये एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम है ना, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से आप बता देंगे अरे ये तो एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम का है भाई, इसको टिक करो, है ना, ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन, जो भी राइट ऑप्शन होगा आप तुरंत पहचान लेंगे। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज यंग। ओके, ये इस प्रकार के बेटा, सम कॉल वाइल you were out whenever I smiled she smiled back। होता है आपके साथ में भी ऐसा, आपका जो दोस्त है उधर बेटा, जब भी आप उसकी तरफ मुस्कुराओगे तो वो, है ना, जब भी आप उस मुस्कुराते हैं वह भी मुस्कुराता है, ठीक है, उसके बाद वह भी मुस्कुराता है, ठीक। आई शैल वेट हर टिल यू रिटर्न, मैं यहाँ वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आओगे रिटर्न, ऐसा टिल लगा के बेटा। ओके, तो ये आपका एडवर्बल क्लॉज याद रहेगा, टाइम है ना इसमें बेटा, ये देखिए एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम, टिल। ओके, एज आई वाज लिविंग द फोन रैन, ठीक है, ये भी एज आई वाज लिविंग, एज लगा दिया भाई। अब व्हेन वी रेफर टू द प्रेजेंट और पास्ट, the verb in a time clause has the same tense that it would have in a main clause, ठीक है। She was standing by the door when I heard her speak, ठीक है, when I heard her speak, I haven't talked to him since he arrived, इस प्रकार से। ओके, when we mention an event in a time, जब भी हम एक इवेंट को मेंशन करते हैं टाइम में, in a time clause, okay, time clause which will happen before an event referred to in the main clause, we use the present perfect tense in the time clause। okay, present perfect time clause में यूज करते हैं। when you have taken your lunch you came to me। okay, present perfect tense, ठीक है, आपको पहचान है इसकी, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इन्फॉर्म अस एज सुन एज यू हैव रीच हेयर, है ना, यू हैव रीच हेयर, है ना, तो इन्फॉर्म अस एज सुन एज, ठीक, जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं आप वैसे ही इन्फॉर्म अस एज सुन एज। वी यूज व्हेन, वाइल, एज व्हेन वी रेफर टू सर्कमस्टेंस, है ना, इन विच समथिंग हैपन्स और हैपन, ठीक है। कैसे भाई, कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो हमको इसमें देखना है। द डोर्स ओपन व्हेन आई प्रेस दिस बटन, है ना, आप लिफ्ट में जाते हैं तो कब होते हैं डोर, ये एक जब आप बटन दबाते हैं, व्हेन, है ना, ये रहा आपका व्हेन। वाइल, एस, तो जब आप दबाते हैं उसका बटन, है ना, तो द डोर्स ओपन, खुलते हैं।
Okay, while he was in the house, there was a loud knock at the door. Okay, I watched her as she combed her hair. ठीक है, as she combed her hair. ठीक है, बालों का, आप बाल बनाते ना, उसकी बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहा है. आई वॉज हर, देखा उसको मैंने. वी कैन यूज when after once to talk about one event happening immediately. Okay, जो कि इवेंट होती है immediately after another. आफ्टर अनादर, एक इवेंट होती है उसके जस्ट बाद. ठीक है, आफ्टर अनादर. व्हेन ही डाइड हिज सन केम टू मी फॉर हेल्प. देखिए एक घटना हुई और उसके बाद में तुरंत क्या, ही सन केम टू मी फॉर हेल्प. यही तो कहा है इन्होंने. व्हेन लगाना है, आफ्टर है ना, वंस ये चीज तो हम कब यहाँ पे ये लगा, व्हेन ही डाइड है ना. हो सकता है उसके पिताजी तो उसका लड़का, हिज सन केम टू मी फॉर हेल्प, मदद के लिए उसका लड़का आया. ठीक है, हिज सन्स मतलब उसके लड़के आए. अब द मदर गोज ऑफ इन सर्च ऑफ फूड आफ्टर द एग्स हैव हेल्प. इस पर वंस द डैमेज इज डन, है ना, एक बार जो डैमेज हो गया, इट टेक मैनी ईयर्स फॉर द सिस्टम टू रिकवर. होता है ना, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, आपको रिकवर होने में उसको काफ़ी समय लग जाता. वी यूज एज सुन एज, हम कब करते हैं यूज, व्हेन वी वांट टू रेफर टू वन इवेंट हैपनिंग आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, ऊपर भी हमने सुन एज की बात करी, एज वेल एज, इस प्रकार से हम बात करते. तो कब यूज करेंगे इसको, हैपनिंग आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक, इवेंट जो होगी वो कब होगी, हैपनिंग आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो हम एज सुन एज का प्रयोग करें. दे हर्ड अ लाउड एक्सप्लोजन एज सुन एज दे एंटर देयर हाउस. है ना, जैसे ही उनको सुनाई दिया, तो यहाँ यही तो बात हमने कही थी, इवेंट हैपनिंग आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम. वेरी शॉर्ट टाइम में आपने, है ना, आपको कहीं आपके यहाँ आस पड़ोस में कोई धमाका हो गया हो, ऐसा तो नहीं कहीं बम ब्लास्ट हो गया, तो आप तुरंत क्या करेंगे, दे इंटर देयर हाउस. इस प्रकार से व्हेन वी यूज नो सूनर, व्हेन वी यूज नो सूनर द टाइम क्लॉज बिगिन विद देन. टाइम क्लोज जो है वो किससे प्रारंभ होगा, देन. ओके, तो देन से प्रारंभ हुआ. ओके, हमने नो सूनर यूज किया. नो सूनर हैड he arrived, then he had to leave again. No sooner had he sat down than the phone rang. No sooner had he asked the question than the answer came to him. इस प्रकार से. अब when we use hardly, hardly में मुश्किल से, हम ऐसा कहते हैं ना, मुश्किल से. the time clause began with, when जो टाइम क्लोज है वो किससे प्रारंभ होगा भाई, when से या बिफोर से, तब हम हार्डली का प्रयोग करते हैं. देखिए किस प्रकार से, देखिए हम देखते हैं यहाँ फटाफट. तो हार्डली हैड ही एंटर द हाउस व्हेन द फोन रिंग. ठीक है, मुश्किल से वो घर में आया था, है ना. तो क्या हुआ, व्हेन, तब, द फोन रिंग, तब फोन बजा. आप भी मतलब घर में गए ही थे, है ना, गए ही थे कि फोन बज गया. ठीक है, इसी प्रकार से. अब नेक्स्ट देखें हम, इफ वी वांट टू से दैट अ सिचुएशन स्टॉप व्हेन समथिंग हैपन. ठीक, वी यूज टिल और अनटिल. ये भी अक्सर आता है बेटा हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आई वेटेड, ठीक है, आई वेटेड फॉर हर टिल सी कम बैक, है ना, मैंने इंतज़ार किया उसका, कब तक, सी कम बैक, है ना, जब तक कि वो वापस नहीं आई तब तक. ओके, लेट्स वेट टिल और अनटिल द ट्रेन स्टॉप. तो आपको तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा ना,
तो आओ हम इंतज़ार करें जब तक ट्रेन आए, है ना, जब तक ट्रेन ना आए या जब तक ट्रेन आए, ठीक है, टिल द ट्रेन रे स्टॉप, मतलब यहाँ रुके, स्टेशन पे रुकेगी तभी तो आप उसमें एंटर करेंगे। ओके, वी यूज सिंस, कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, टू रेफर टू सिचुएशंस, okay, that began to exist at a particular time, and particular time हमने पहले भी since part के लिए टाइम डिस्कस कर चुके हैं, still exist। okay, we use the past simple tense in the time clause, टाइम क्लोज में हम past सिंपल का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट का यूज किया और सेंस का प्रयोग किया, और आई हैव नॉट मेट हर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड, पर्टिकुलर टाइम बता दिया ना, कब, बच्ची, तब की बात। दे हैव नोन ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, जान चुके हैं, कह से, since he lived there, since he lived there, जहाँ, है ना, since he lived there, वहाँ रहते थे, वहाँ there, जहाँ कहीं भी रह रहे हो, है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं, तो तब से। रिलेटिव क्लॉजेस देखिए यहाँ पर, हम थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा आज, क्योंकि थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है आज हमारे पास, लगभग हमने आधा कंप्लीट किया। ओके, रिलेटिव क्लॉजेस है हमारे पास, तो द रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव है मतलब एक दूसरे से रिलेट करता होगा ये। द रिलेटिव क्लॉज डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन sentence, that is why it is also called adjective clauses। okay, we put our relative clauses immediately after the noun। okay, हम noun के बाद तुरंत उसको पुट करते हैं, which refers to the person, ठीक है, क्योंकि वो रिलेट करता है उससे, उस, तो इसलिए हम उसको उसके साथ पुट करते हैं, पर्सन के साथ, थिंग के साथ, ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जिस ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि द बॉय, ओके, जस्ट उसके बाद में पुट कर दिया हमने। ओके, रिलेटिव, हु कैम इनटू द हाउस वाज माय फ्रेंड, ठीक है, रिलेटिव बता दिया। द हाउस विच आवर नेबर बॉट इज मेड ऑफ स्टोन, द हाउस, इसके बाद में हमने विच रख के और आवर नेबर बॉट, ओके, इस प्रकार से। A relative clause is essential to the clear understanding of the noun it defines or qualifies। For example, who came into the house, तो यहाँ पे ये बता रहा है, who came into the house was my friend, the boy वो बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर who came into the house is a relative clause with which it will not be clear to which boy we are referring। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने was my friend क्लियर कर दिया। ओके, बॉय। अब डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, इसमें भी दो, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, रिलेटिव क्लॉज। देयर आर टू काइंड ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिमिट the noun or pronoun to which they refer to a particular type or examples, ठीक है। अब they answer the question which, उस क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, which का आंसर देगा, वर्ड का, whose का, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे बेटा। इन द टू एग्जाम्पल सेंटेंस एबो, ऊपर जो दिया गया है ना सेंटेंस, उसमें बताया एबो द रिलेटिव क्लॉज रेस्ट्रिक्ट द बॉय, है ना, the boy and the house to a particular, okay, boy or a particular house, क्योंकि ये उस बताता है उसका, उसके बारे में। नॉन डिफाइन है ना, ये तो डिफाइन हो गया आपके इसमें, भाई अब नॉन डिफाइन clause simply give us additional information about the noun, pronoun and clause to which they refer। for example, Anwar who returned yesterday will come to meet us। okay, there are some general rules which should be not about relative clause and relative pronouns।
देखिए ये कुछ ऐसे सामान्य नियम। अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है। सी द एबो सेंटेंस सेपरेट कर दिया था उसको कॉमा से, हमने देखा था ऊपर। डिफाइनिंग क्लॉज इज नॉट सेपरेट बाय कॉमा, उसको कॉमा से अलग नहीं करते कॉमा लगाकर, ठीक है, वो डिफाइनिंग है। इन अ non-defining clause the relative pronoun cannot be omitted. Okay, Satish, whom you met yesterday, comma, is a friend of mine. Okay, here the relative pronoun who or whom cannot be omitted, नहीं omitted कर सकते हम इसको, है ना। अब in a defining clause we can omit the relative pronoun except when it is the subject of the verb, ठीक है, हम omit कर सकते हैं define में, और पर उसमें नहीं कर सकते। The woman you meet yesterday is my mother, देखिए हमने omit कर दिया इसमें। तो ये देखिए, अब in this sentence the relative pronoun is omit, pronoun relative pronoun को हम omit किया, but we can't omit in the following sentence, इनमें हम नहीं कर पाएंगे। The boy who gave you this book is my friend, so this is because here the relative pronoun who is the subject of the verb gave, ठीक है, subject of the verb। क्यों? क्योंकि ये जो gave है ना उसका सब्जेक्ट है भाई, द बॉय हु। अब हु हटा देंगे तो कैसे पता चलेगा? द बॉय गेव यू दिस बुक इज माई फ्रेंड, तो आप हु हटा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ उस लड़के की बात करें, वह लड़का जिसने ये किताब तुम्हें दी वह क्या है? वह मेरा दोस्त है। अब आप हु हटा लीजिए, आप फिर उस सेंटेंस को पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ हु हटेगा ही नहीं भाई, नहीं तो सेंटेंस हमारा मीनिंग भी पता नहीं चलेगा, यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि द बॉय गेव यू दिस बुक इज माई फ्रेंड, द बॉय। तो हु हटा देंगे कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये तो इसका सब्जेक्ट है भाई, इस हमारी वर्ब का, है ना, गेव जो हमारी वर्ब है। इन नॉन डेफिनाइंग क्लॉज द प्रीपोजिशन governing the relative is really placed at the end of the clause, बहुत ही rarely होता है। This is known about whom I was talking, यह जिसके बारे में बात करता है ना, जिसके बारे में मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है। ये तो यह मोहन, ओके। इन defining clause the preposition governing the relative generally placed at the end of the clause. This is the boy I was talking about, आ गया है एंड में about, है ना, ये हो गया आपका प्लेस एट द एंड ऑफ क्लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे बेटा द रिलेटिव प्रोनाउंस विच, हु, है ना, whom are found in both defining and non-defining clause, but the pronoun that is only found in defining. that केवल defining clause में ही आपको दिखेगा, मिलेगा, यूज करना है, ओके। पर ये तो दोनों में होता है, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, विच, whom, ओके। देखिए यहाँ पर द रिलेटिव प्रोनाउन डिफर अकॉर्डिंग टू द वेदर, they refer to person or thing and according to their case, क्योंकि वो उसके अनुसार होगा। refer to person or thing and according to their case, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये फॉर पर्सन, ये फॉर थिंग के लिए, तो नॉमिनेटिव केस है तो हु, व्हाट, और थिंग है तो विच, दैट, ठीक है। वस्तु है तो हम ऑब्वियसली विच का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम, हु, दैट, और थिंग है तो विच, दैट, ओके। पॉजिटिव केस है तो हुज, इसमें हुज, ऑफ, विच, इस प्रकार से। अब रिलेटिव क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई। देख, दिस इज द हाउस वेयर वी लिव्ड, वेयर वी लिव्ड, वेयर वी लिव्ड। Relative clauses are introduced by relative adverbs,
ओके, तो वेयर वी लिव बताया इसने। अब दिस इज द टाइम व्हेन द विंटर सीजन सेट्स इन, यही वो समय है जब जो विंटर सीजन है वो सेट्स इन हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न, है ना, रीज़न बता दिया आपको। वाई आई लेफ्ट दिस प्लेस, क्यों मैंने ये जगह छोड़ी, ठीक, यह है वो रीज़न। ये इस प्रकार से जब आएगा तो वह है यूज ऑफ प्रोनाउन फॉर पर्सन, use of pronouns for person in the nominative case we use who or that. Okay, that is used after superlative and after all, nobody, no one, somebody, someone, anybody, etc. when है ना that का प्रयोग करें, when we can use either who or that. ओके बेटा, तो थोड़ा वेट कीजिए, हम इसको करते हैं। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन इन द सिचुएशन, है ना, जो आप कर सके उस सिचुएशन में वही था बेस्ट, वही है बेस्ट, ठीक। द गर्ल हु चीटेड यू इज कॉल्ड रोमोला, ठीक है, इज कॉल्ड रोमोला, ऐसा बोला गया, उसका नाम बोला गया, ठीक है। द पुलिसमैन हु अरेस्टेड द थीव हैज वाइट हेयर, उसके बारे में कहा ना, जिसने वो जिसने उस चोर को पकड़ा उसके बाल सफ़ेद हैं, है ना। द पुलिसमैन हु अरेस्टेड, जिसने उस को पकड़ा था, अरेस्टेड द थीव हैज़ वाइट हेयर, कैसे थे उसके, सफ़ेद बाल। ओके, ऑल हु आर देट लिस्ट टू हिज स्पीच पैस हिम, देखिए सेकंड में बोल रहे इन द ऑब्जेक्टिव केस वी यूज whom, who, that. whom is considered more formal, ना, more formal है than who, whom more formal है than who. However, in the spoken English we use would or they. There is a tendency to omit the objective relative pronoun altogether, ठीक है। जैसे the boy whom or who I met is called रमेश, ठीक है, जो वो द बॉय जिससे है ना, whom I met is called, जिस I met जिससे मैं मिला, is called रमेश, है ना, उसको रमेश कहा जाता है। द बॉय that लगाया हमने उसकी जगह, I met is called रमेश, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉय I met is called रमेश, इस प्रकार से we use whom or that with a preposition, ठीक है। preposition के साथ भी जनरली द preposition is placed before the relative pronoun, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन होता है उसके पहले हम जनरली लगाते हैं preposition। द बॉय टू वुमन, द बॉय टू whom I was speaking is my neighbor, ठीक है। in informal speech the preposition is usually moved to the end of the clause and then whom is often replaced by that, okay, or it is omitted, या फिर उसको omitted कर दिया जाता है, okay। the man to whom I gave it was a foreigner, okay, it was a foreigner, the man who or whom I gave it to was a foreign, the man that I gave it to was foreign, इस प्रकार। in the possessive case we use the relative pronoun whose, okay, boys whose result has not been declared can meet me principal, okay, can meet the principal, okay, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। आपको भी कभी ऐसा लगता है, the boys whose result has not been declared कैन मीट द प्रिंसिपल, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ वो किससे मिल सकता है, प्रिंसिपल, वो जो है ना
लड़के जो जिनका रिजल्ट whose result has not been declared can meet the principal. Okay, use of pronouns for things. Things के लिए कैसे भाई? In the nominative case, the relative pronoun which and that are used, which is considered more formal. देखिए, this is the pen, this is the pen which या फिर that cost me 5, है ना? अब this is the house which that has been sold. This is the house that has been sold, जो बिक चुका है. ओके, यह वह घर है जो बिक चुका है ना? सेल्ड आउट हो चुका है, सोल्ड हो चुका है. इन द ऑब्जेक्टिव केस वी यूज व्हिच आर दैट आर ओमिटेड इन द रिलेटिव प्रोनाउन, है ना? इसको जब रिलेटिव हम इसको प्रोनाउन में लेते हैं तब ओमिटेड भी कर सकते हैं. जैसे द पेन विच या दे आई बॉट यस्टरडे वाज ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ ओमिटेड कर सकते हैं. द पेन आई बॉट यस्टरडे वाज ब्यूटीफुल, ओमिटेड कर दिया हमने दैट या विच को यहाँ पर. वी जनरली यूज दैट आफ्टर ऑल, मच, लिटिल, एवरीथिंग, नन, नो एंड कंपाउंड्स ऑफ नो or after superlative, or we omitted the relative pronoun altogether. All the mangoes that fall are eaten by children. ठीक है, तो this is the best place. क्या होगा? I have ever seen. हम omitted भी कर सकते हैं. When we use the objective case with a preposition, we place the preposition before which, okay, but it is more usually to move it to the end of the clause using which or that, or we omitted the relative pronoun. Okay, देखिए हम कैसे इसको समझ सकते हैं. The chair on which I was sitting was made of teak wood. Okay, the chair which or that I was sitting on was made of teak wood. The chair I was sitting on was made, है ना? हमने omitted कर दिया which और that को यहाँ. On was made of teak wood. Okay, in the possessive case we use the relative pronoun whose. Okay, possessive case में the house whose हमने यहाँ यूज किया whose. Walls are made of mud bricks. Okay, will not be durable. Will not be durable. तो अब कच्ची ईंटें होगी तो ड्यूरेबल तो होगी नहीं, है ना? ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन यूज इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. देखिए नॉन डिफाइनिंग में कैसे. अब केस होगा आपका नॉमिनेट, तो पर्सन में हु और थिंग्स के लिए विच. ऑब्जेक्टिव होगा केस, ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपका होम हु और थिंग्स के लिए विच. पॉजेसिव में हुज और यहाँ ऑफ विच या हुज. ओके, इस प्रकार से. अब यूज फॉर पर्सन देखिए कैसे. इन द नॉमिनेटिव केस ओनली हु इज यूज. ओके, कब? नॉमिनेटिव केस में. माय फादर हु, ये हु लिया हमने. इज, हु इज अ बिजनेसमैन हैज एन एक्सपेंसिव कार, है ना? एक मेरे पिताजी जो एक बिजनेसमैन है उन, है ना, उनके पास क्या है? एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, बहुमूल्य, जिसको बहुत कीमती जिसको कह सकते हैं. नितिन हु इज माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू द हेवन. इस प्रकार से. अब इन द ऑब्जेक्टिव केस वी, है ना, वी. अब ऊपर तो नॉमिनेटिव केस था, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है. वी यूज हुम, वी यूज हुम एंड हु इज समटाइम यूज इन कन्वर्जेशन. ओके, कन्वर्जेशन होता है ना दो लोगों के बीच में, तब भी हम यूज करते हैं. माई मैनेजर हुम आई डिसलाइक इज एन इल टेम्पर्ड मैन. ठीक है, वो जो मैनेजर है वो, तो आई डिसलाइक जिसको मैं, है ना, जिसको मैं क्या करता हूँ? डिसलाइक करता हूँ, लाइक नहीं करता. इज एन इल टेम्पर्ड मैन है.
ठीक है, इस प्रकार से तो हम उसके लिए whom का प्रयोग। ही इंट्रोड्यूस टू मी हर गर्लफ्रेंड whom I had known before, ठीक है, उसके लिए भी whom का। whom is used with the preposition in the objective case. We can also use who if we move the preposition to the end of the clause, okay, ठीक है, end of the clause। Sumitra, to whom I gave a present, is my sister। Sumitra, who I gave a present to, is my sister। इस प्रकार से we use whose in the possessive case। शेक्सपियर, whose plays, है ना, जिसकी जो नाटकें हैं, और वर्ल्ड फेमस, क्या है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वॉज अ ब्रिटिश ड्रामिस्ट, वो कौन था, ब्रिटिश ड्रामिस्ट था, है ना, ड्रामिस्ट ड्रामे करने वाले जो होते हैं वो। यूज फॉर थिंग्स, वी यूज विच इन द नॉमिनेटिव केस। देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ तो हमें पता चलेगा। वी यूज विच इन द नॉमिनेटिव केस। हिज कार विच इज सो ओल्ड ब्रोकन डाउन ऑन द वे, ठीक है, हिज कार, उसकी कार जो कि बहुत पुरानी थी, है ना, वह रोड पर क्या हो गई, ब्रोकन डाउन, खराब हो गई, रोड पर खराब हो गई। हिज ऑफिस विच इज नियर और हाउस इज पेंटेड ग्रीन, ओके, यहाँ पे बीच का प्रयोग किया, वहाँ पे भी बीच का प्रयोग किया। इस प्रकार से इन द ऑब्जेक्टिव आल्सो वी यूज विच, ओके। कैसे, द मर्चेंट ऑफ वन, विच, है ना, ठीक है, यू रीड यस्टरडे वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ओके। देखिए, द ट्री नियर माई हाउस, पेड़ जो मेरे घर के पास, आई वॉन्ट टू कट डाउन, वॉज अपरूटेड इन अ स्टोन, ठीक है, जिसको मैं काटना चाहता था, क्या हो गया, वो वॉज अपरूटेड इन अ स्टोन, तूफान में जड़ से उखड़ गया, ओके। द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज आल्सो यूज विथ अ प्रीपोजिशन माई हाउस, फॉर विच आई पेड ₹50 lakh is beautiful। My house which I paid ₹50 lakhs for is beautiful, ठीक है, इस प्रकार से हम उसको which का प्रयोग कर सकते हैं। इन द पॉजिटिव केस whose are of which are used। पॉजिटिव केस में my house whose wall, है ना, जिसकी दीवारें are made of stone, face is, किधर है उसका मुंह, ईस्ट में, घर का, ठीक है, जिसकी दीवारें हैं कैसे, मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनी हुई है, ओके। माई चेयर ऑफ विच वन लेग इज ब्रोकन, मेरी जो चेयर जिसका एक पाँव टूटा हुआ, इज मेड ऑफ टीक वुड, ओके। विच कैन रेफर टू अ होल सेंटेंस, ओके। आई बॉट दिस कंपास विच हेल्प मी अ लॉट, आप भी खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको भी बहुत हेल्प करता है। A loud music was played near our house which kept us awake throughout the night। पूरी रात, है ना, उसके कारण क्या हुआ था, जागना पड़ा, क्योंकि लाउड म्यूजिक चल रहा था मेरे घर के पास, ओके। हाँ, रिलेटिव एडवर्ब, बेटा रिलेटिव एडवर्ब देखें तो आज यहाँ लास्ट पॉइंट है हमारा 15 नंबर, रिलेटिव एडवर्ब। द रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई आर यूज्ड टू replace a preposition and relative pronoun which, okay, when is used for times, okay, it replace in या on, which, okay, where is used for, देखिए when की बात हो गई, where की बात, where is used for place, it replace in at, okay, which, why is used for reason, है ना, क्यों, रीजन ही तो पूछना होता कभी कभी, वाई तो रीजन ही। इट रिप्लेस फॉर विच, हम उसकी जगह हम फॉर विच का भी यूज करें। दैट, अब एग्जांपल देखें, दैट वाज द ईयर, वह वर्ष था
इन विच दिस सिटी वाज फ्लडेड। क्या थी? फ्लडेड। फ्लडेड मतलब बाढ़ आई। दैट वाज द ईयर व्हेन दिस सिटी वाज फ्लडेड। ठीक है। दिस इज द हाउस इन विच ही लिव्ड, जिसमें वह रहा, है ना। दिस इज द हाउस, यह वो घर है, इन विच जिसमें ही लिव्ड, जिसमें वह रहा। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, है ना, जहाँ वह रहा। दिस इज द रीजन फॉर विच, है ना, फॉर विच ही वॉज फाइन, जिस, है ना, फॉर विच उसके लिए क्या हुआ, उसको फाइन किया गया। ही वॉज फाइन, यह कारण है जिसके लिए फाइन किया गया, उसको सजा दी गई। ठीक है। दिस इज द रीजन वाई ही वॉज फाइन। ठीक, इस प्रकार से बेटा हमारे ये जो क्लॉजेज है इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज उसमें रिलेटिव, है ना, इस प्रकार से हमने आज क्लॉजेज के बारे में लर्न किया। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट। यू कैन आल्सो मैसेज मी इन चैट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। आपको जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करना है, नहीं तो बेटा ये आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ पढ़ो आप तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। ओके, यू शुड रिवाइज। ओके भाई बेटा। ओके, नाउ यू कैन लीव गूगल मीट। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।